22 ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। कल पहले फेज का अर्थात पहले चरण का मतदान जो है कल संपन्न हो गया। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीट पर 102 पर कल मतदान हुआ और मतदान का प्रतिशत जो है, जो प्रारंभिक आंकड़ा है उसके अनुसार करीब 9% कम मतदान हुआ, अर्थात 9% कम मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया। ये प्रारंभिक आंकड़ा है, संभवतः 2 से 3% आंकड़ा जो है मत प्रतिशत बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि बहुत सारे जो मतदान केंद्र और सुदूर और स्थानों पर स्थित हैं, जहां से मतदान कर्मी को लौटने में समय लगता है, तो संभवतः आज शाम तक जो है अंतिम आंकड़ा जो है प्रथम चरण के मतदान का आ जाएगा। अब इससे पक्ष और विपक्ष, ये जो कम मतदान हुआ उससे पक्ष और विपक्ष दोनों ही मस्त हैं, दोनों ही खुश हैं, दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक तरफ जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि हमारे मतदाता तो जाकर मतदान कर दिए, भाजपा के मतदाता जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, शहरी बाबू हैं, तो उन लोगों ने मतदान नहीं किया। कल देर रात जो है करीब 9 बजे के लगभग प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि एक्सेलेंट मतदान हुआ है और हमारे पक्ष में हुआ है और हमारे आशा के अनुरूप हुआ है। अब प्रधानमंत्री को कैसे पता चल गया कि उनके पक्ष में मतदान हुआ है? पहले ये जान लें। दरअसल दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जो बूथ मैनेजमेंट है, जो बूथ का प्रबंधन है, उसको विपक्ष भी मानते हैं कि सबसे मजबूत है। उन लोगों ने पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट जो है वो बूथ मैनेजमेंट के लिए अपनाया है। इसमें होता यह है कि एक व्यक्ति को, पन्ना का मतलब होता है पेज, कागज का एक पेज जो होता है उसमें 25 से 30 मतदाताओं के नाम होते हैं और उसका जो प्रमुख होता है, उस पन्ना जिस व्यक्ति को सौंपा जाता है उसको पन्ना प्रमुख कहते हैं। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस पन्ने में जिन मतदाताओं का नाम है उनको लेकर के मतदान केंद्र पर पहुंचे और वोट दिलवावे। अब वो पक्ष में वोट दिया है या विपक्ष में वोट दिया है, वो पन्ना प्रमुख को पता होता है। मतदान संपन्न होने के बाद वो जो अपना रिपोर्ट जो है अपने जिला में, जो उसके ऊपर में जो भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी है उसके पास वो भेज देता है। तो इस तरह से इनके पास में एग्जैक्ट आंकड़ा होता है। कमोबेश अगर ये मान के चले कि थोड़ी बहुत तो गलती होती ही होगी, लेकिन फिर भी इनके पास में आंकड़ा होता है और इनको पता होता है एग्जैक्टली कि इनके पक्ष में या विपक्ष में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। तो प्रधानमंत्री जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं और जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि एक्सेलेंट मतदान हुआ है, उसका आधार जो ये पन्ना प्रमुख है। ये पन्ना प्रमुख के रिपोर्ट के आधार पर ही कह रहे हैं और वो काफी आत्मविश्वास से लवरेज नजर आए कि उनके पक्ष में मतदान हुआ है। ये तो रही बात दोस्तों प्रधानमंत्री के ट्वीट का। अब आइए जानते हैं कि कहां पे ज्यादा मतदान हुआ और कहां पे कम मतदान हुआ। जो प्रारंभिक आंकड़ा उसके अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान हुआ और बिहार में सबसे कम मतदान हुआ। अब इस जो पारंपरिक जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, जिनके आंकड़े आप हमेशा टीवी स्क्रीन पर देखते हैं या समाचार माध्यमों के माध्यम से आपके पास में पहुंचता है, ये सब जो सेफोलॉजिस्ट हैं ये पारंपरिक सोच वाले हैं। इनका मानना है कि अगर मतदान बढ़ता है तो इसका मतलब है कि ये बदलाव का संकेत है। ये मान के चलते हैं कि जहां पे ज्यादा मतदान हो रहा है इसका मतलब कि वहां पे जो भी है, वर्तमान में जो भी सांसद है उसका बदलाव हो जाएगा, अर्थात वो हार जाएगा या वो पार्टी हार जाएगी। इसके विपरीत अगर कम मतदान होता है तो ये माना जाता है कि यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन ये जो है पारंपरिक सोच और पारंपरिक जो विश्लेषक है उनका मानना है। जो हाल के आंकड़े हैं वो इसके अलग या हट करके आंकड़े पेश करते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां पर 1.5% मतदान कम हुआ, लेकिन वहां पर सरकार बदल गई। इसके विपरीत मध्य प्रदेश में
बहुत ज्यादा मतदान हुआ, वहां पर सरकार बनी रही। इसी के साथ में राजस्थान विधानसभा में बहुत ज्यादा मतदान हुआ तो वहां पर सरकार बदल गई। ये तो हुई हाल के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों का विश्लेषण। लेकिन अगर आप इसको लोकसभा के चुनाव में देखें तो दोस्तों 2000 के तुलना में 2004 के तुलना में जब 2004 में जब वाजपेयी सरकार चली गई थी उसके तुलना में 2009 में बहुत ज्यादा मतदान हुआ, लेकिन सरकार फिर भी मनमोहन सिंह की बनी रही। इसी तरह से 2014 के तुलना में जब 2019 का आंकड़ा देखते हैं तो 2019 में ज्यादा मतदान हुआ, ज्यादा लोगों ने मत का अपना प्रयोग किया, लेकिन मोदी सरकार बनी रही। अर्थात ये जो कम मतदान और ज्यादा मतदान है, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो कम मतदान होता है या ज्यादा मतदान होता है इसका बहुत ज्यादा प्रभाव या कहें कि नगण्य प्रभाव जो है सरकार के बदलने या बने रहने पर पड़ता है। असल बात यह है कि पूरे के पूरे जो जनमत है वो क्या चाहती है वही सिर्फ जो है चुनाव परिणाम में परिलक्षित हो पाती है। अब दोस्तों थोड़ा इसका भी विश्लेषण कर लिया जाए कि आखिर मतदान कम क्यों हुआ। तो जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं वो कहते हैं कि भाई विपक्ष को पता है, विपक्ष के जो समर्थक उनको पता है आएगा तो मोदी ही, तो इस गर्मी में लाइन में जाके क्यों खड़े हो, क्यों मतदान करें, इसलिए वो मतदान करने नहीं आए। इसके विपरीत जो विपक्ष के हैं लोग, उनका मानना है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता हैं शहरी मतदाता हैं, शहरी बाबू हैं, तो इस गर्मी में वो क्यों लाइन में लगे। बात दरअसल इन दोनों के कहीं बीच में है। गर्मी वाकई बहुत पड़ रही है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने के कारण बहुत सारे मतदाता वोट डालने नहीं निकले होंगे। साथ ही ये जो समय है ये विवाह का मौसम है, विवाह का समय है, तो विवाह के समय में लोग या तो बारात जाते हैं या बारात आते हैं या फिर उसके तैयारी के लिए और भी लोग उसमें संलग्न होते हैं, तो ये भी कारण है मत प्रतिशत में कमी का। लेकिन मेरा मानना है कि इससे इतर एक और बहुत बड़ा कारण है जिस कारण पे कोई बात करना नहीं चाहता है, कोई भी विश्लेषक उसको छूना भी नहीं चाहता है। दरअसल पिछले 4-5 साल में जो ईडी की जो कार्रवाई हुई है खास करके विपक्षी नेताओं के खिलाफ, जिस पर जैसे पार्थो हैं वेस्ट बंगाल में जिनका 55 करोड़ मिला था, जो झारखंड में जो साहू परिवार के यहां से 350 कोई बोलता 550 करोड़ का नकदी मिला था, और ईडी की कार्रवाई के कारण हुआ क्या है कि जो इनके पास जो पैसा हुआ करता था, खास करके नकदी हुआ करता था, खास करके विपक्ष के नेताओं के पास में, उसमें वाकई कमी आई है। तो जब विपक्ष के नेताओं के पास में उसके पास में जब कैश होगा ही नहीं, उसके पास में पैसा होगा ही नहीं, तो आखिर वो चुनाव प्रचार या अपने जो उस कार्यकर्ता है उस पर वो कहां से पैसा खर्च करेगा, वो पैसा खर्च ही नहीं कर सकता है। तो इसके कारण भी जो है जो खास करके विपक्षी नेता या विपक्षी पार्टियां उनके कार्यकर्ताओं में उनके कार्यकर्ताओं के उत्साह में कमी देखी गई है। उस तरह से जैसे पहले हुआ करता था कि दिन भर लगता था कि पूरे चुनाव उत्सव का माहौल है, कोई लाउड स्पीकर लगा के कोई डीजे लगा के चिल्लाते घूम रहा है, सारे जगहों पे पोस्टर बैनर सड़कों को सजाया जाता था, वो इस बार देखने को कम मिल रहा है। तो एक तो कारण जो है कि विपक्ष के पास में पैसा नहीं है, ये वास्तविकता है। दूसरा एक और भी कारण है जिस पर कोई ध्यान देना नहीं चाहता है, ये खास करके मैं वेस्ट बंगाल के बारे में कह सकता हूं जहां पे सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। जो संदेश खाली में जो हुआ, जो महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ, उनका शोषण हुआ, उसके कारण जो पूरा का पूरा बंगाल है, जो पूरे के पूरे बंगाल की जो महिलाएं हैं उनमें एक अलग तरह का जागरूकता देखा गया है। वो अब बदलाव चाहती हैं, वो वास्तव में बदलाव चाहती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण कल के मतदान में कूच बिहार में देखने को मिला।
वहां पे उदयन गुहा जो है वो टीएमसी के उम्मीदवार है। वो एक गांव में गए, कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने पैसे बांटने की कोशिश की। इसका परिणाम ये हुआ कि वहां की महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और उन्हें एक बेंच पे बिठा दिया और उनको जो भी वो भला बुरा जो भी कह सकती है, जो भी गालियां दे सकती हैं, वो सबके सब दिया। इससे कोई बहुत बदलाव नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन ये संकेत है, ये आने वाले दिनों का संकेत है कि आखिर आने वाले समय में होगा क्या। महिलाएं जो है अब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि उनका शोषण हो, उनके खिलाफ लोग बदतमीजियां करें और वो उसको बर्दाश्त कर लें। दूसरा, इसका एक बहुत बड़ा कारण और भी है दोस्तों कि महिलाएं संदेश खाली के कारण जागरूक तो हुई हैं, साथ ही जो योजनाएं केंद्र के द्वारा जो योजनाएं जिसमें मुख्य रूप से जिसके कारण महिलाओं का जीवन प्रभावित हुआ है, महिलाओं का जीवन सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है, जैसे उज्ज्वला योजना है या फिर जो इज्जत घर की योजना है जहां पर कि उनके लिए शौचालय बनाया जाता है। इस तरह की जो बहुत सारी योजनाएं, उनका प्रभाव सीधे सीधे महिलाओं पर पड़ा है। और ये जो महिलाएं लाभार्थी वर्ग हैं, ये अब क्योंकि इन्होंने पहली बार महिलाओं ने वास्तव में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है। पहले कागजी हुआ करता था, कुछ महिलाओं को मिला करता था और वो भी पुरुषों के अधिकार के कारण जो है या पुरुषों के नाम पे मिला करता था। दोस्तों, जो 3 करोड़ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बांटा गया है या लोगों को घर दिया गया है, उसमें से अधिकांश जो है महिलाओं के नाम पे वो घर है। तो ये जो है महिलाओं को सीधे सीधे प्रभावित करती है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसका प्रभाव भी मतदान पे अब दिखाई दे रहा है। एक तरफ शोषण, दूसरे तरफ जो लाभ जो केंद्र के द्वारा जो दिए गए योजनाओं का लाभ है, इन दोनों के प्रभाव ने कहीं न कहीं महिला वर्ग को प्रभावित किया है, जिसके कारण भी मतदान, अब आप कहीं भी जाइए, किसी भी प्रदेश में जाइए, आप कहीं भी जाइए, किसी भी बूथ पे जाइए, आप देखेंगे वहां पे जो लाइन लगा हुआ है मतदान के लिए, उसमें अधिकांश महिलाएं होती हैं। तो इसके कारण बंगाल में काफी अच्छा लग रहा है कि बदलाव के स्वर वहां पर उभरने लगे हैं। लेकिन क्या दोस्तों हर जगह पे मतदान का जो प्रतिशत है वो गिरा है? ऐसा नहीं है दोस्तों। आप तमिलनाडु में जाइए, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, जहां से जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है के अन्नामलाई, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 20 साल में इतना मतदान नहीं हुआ था। इसी तरह से जो साउथ चेन्नई है, वहां के सीट पे जो है, वहां पे भी जो है जो भाजपा माना जा रहा है कि भाजपा वो सीट निकाल लेगी, वहां पे भी जो मतदान का प्रतिशत है वो अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा रही है। तो इसको आप किसी एक पैमाने से, जो कल मतदान का प्रतिशत गिरा है, उसको किसी एक पैमाने से नापने की गलती अगर आप या उसका अगर आप विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे तो आप जो है गलत आंकड़ा पेश करेंगे या उसको समझ नहीं पाएंगे। अब जहां तक बिहार में कल चार सीटों पे मतदान हुआ है और वहां पे सबसे कम 48-49% जो है वहां पर मतदान हुआ है। अब वहां पे मतदान कम क्यों हुआ है, इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा पूरे बिहार के इकोनॉमी को। जो बिहार का इकोनॉमी है, पहले आज से 20 साल पहले तक उसको कहा जाता था मनी ऑर्डर इकोनॉमी। मनी ऑर्डर इकोनॉमी का मतलब ये होता है दोस्तों कि वहां के जो अधिकांश लोग हैं वो काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में प्रवास कर चुके हैं, माइग्रेट कर चुके हैं, अब वहां पे जाकर वो काम करते हैं। अब वो मतदान के दिन सिर्फ मतदान करने के लिए तो बिहार आवेंगे नहीं, क्योंकि सरकार ने कोई ऐसी योजना तो चलाई नहीं है कि भाई इनके रेलवे से आने का और जाने का खर्चा जो सरकार उठाएगी। तो भाई कोई भी आदमी सिर्फ मतदान करने के लिए बिहार क्यों आएगा? तो पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण ये है कि जो बिहार के मतदाता हैं, एक तो वहां पे गर्मी बहुत पड़ रही है। जिन चारों क्षेत्रों में, जिन 4 लोकसभा क्षेत्र में कल मतदान हुआ, विकट गर्मी है। तो एक तो कोई भी आदमी अपना तबीयत खराब नहीं करना चाहता, क्यों जाके मतदान में लगे, मतदान केंद्र तक जाएं पैदल और उसका वहां पे घंटों लाइन में लगे रहे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण मतदान करने के लिए लोग नहीं गए। लेकिन जो पहला कारण है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है
कि यहाँ पे जब लोग रहेगा तब ना मतदान करेगा। वो तो ऑलरेडी यहाँ से माइग्रेट कर चुका है दूसरे राज्यों में, दूसरे राज्य में वो जा चुके हैं। तो ये दो कारण हुए। और तीसरा कारण जो है कि इस बार देखा जा रहा है पूरे देश में ही, पूरे देश में, कि जो मतदाता है उनमें एक उदासीनता है। और मतदाता में उदासीनता क्यों है? सबको फिर वही आएगा तो मोदी, तो क्यों जाए वोट डालने, एक ये। और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो विपक्षी दल के जो कार्यकर्ता हैं उनमें ही उत्साह नहीं है। तो जब उनमें उत्साह होगा ही नहीं तो वो अपने मतदाता को मतदान केंद्र तक कैसे लाएंगे? तो ये जो तीन कारण है, इन तीन कारणों से बिहार में और अन्य स्थानों में भी, पहले कारण को अगर हटा दें जो माइग्रेशन यहां से है उसको हटा दें, तो ये सब कारण के कारण पूरे देश में मतदान कम हुआ है। लेकिन एक और कारण है, जैसा मैंने पहले बताया कि एक तो इनके पास पैसा नहीं है, जिसके कारण जो विपक्षी दल के नेता हैं या जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें उत्साह की कमी है। एक और कारण है, जब भी चुनाव का समय आता है तो जो विपक्ष का इकोसिस्टम है वो जोर जोर से चिल्लाना चालू करता है। कि क्या चिल्लाना चालू करता है? ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में खराबी है। प्रश्न ये उठता है कि साहब जब आप जीत जाते हो, अभी तेलंगाना जीत गए, कर्नाटक जीत गए, तो वहां पे ईवीएम सही काम कर रहा था। हिमाचल प्रदेश जीत गए तो वहां पे ईवीएम सही काम कर रहा था। या अन्य प्रदेशों में, तमिलनाडु में डीएमके जीत गई तो क्या वहां पे ईवीएम सही काम कर रहा था? जब तुम हार जाते हो तो कहते ईवीएम खराब है। तो ये हर बार का इनका चोंचला है, हर बार का चोंचला है। और इसका प्रभाव इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके मतदाता पे पड़ रहा है। इनका मतदाता ये मान के चलता है कि अगर हम जाके वोट भी डालेंगे तो चूंकि ईवीएम में तो खराबी है तो वो वोट भाजपा को चला जाएगा। ये इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि आप खुद अपने मतदाता को हतोत्साहित कर रहे हैं। और इसका परिणाम ये हो रहा है, मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ यही एक कारण है या इसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्र तक नहीं गए होंगे, लेकिन ये भी एक कारण है कि इनका जो इकोसिस्टम है विपक्ष का, खास करके कांग्रेस और इनके चेले चपड़ों का, ये हर बार मतदान से पहले ईवीएम चिल्लाना चालू करता है। जीत जाए तो ईवीएम बहुत अच्छा, हार गए तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना चालू कर देते हैं। अभी एक फैसला सुरक्षित है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी ईवीएम के मामले में ही। और ये जो चेहरे हैं जो इसके खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ बात करते हैं, वो सब जाने पहचाने चेहरे। सब कोई जानता है कि ये जब भी चुनाव आवेगा इस तरह का हो हंगामा करेगा ही। इसमें कुछ पीआईएल फाइल करने वाले लोगों का समूह है, कुछ वकील हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। ये सबको पूरा देश जानता है कि हर बार ये यही काम ये करेगा और हर बार। लेकिन इसको ये पता नहीं कि इसका प्रभाव पड़ क्या रहा है समाज पे। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है दोस्तों जो ये मानता है कि ईवीएम जो है में गड़बड़ी है और अगर हम वोट डालेंगे भी तो हम जिनको जिताना चाहते हैं उनके पास वो वोट नहीं पहुंचेगा। तो भूख तो एक दो कम मतदान हुआ है, ऊपर से जो तुम्हारा ये चोंचला है इसके कारण कम मतदान हुआ है। अच्छा, विपक्ष का एक बड़ा ये तर्क एक और भी है जो मैं खुल के कहना चाहता हूं। विपक्ष ये मान के चलता है कि मुसलमान तो वोट डालने गया था, मैंने मुसलमान अगर वोट डालने गया तो विपक्ष ये मान के चलता है कि हम ही को वोट देगा। और इनका यह भी मानना है, इसी के साथ दूसरा लाइन है कि हिंदुओं ने वोट नहीं डाला, अर्थात हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। तो ये किस तरह का तर्क कुतर्क ये कर रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो 5-6% की कमी आई है, जो 5-6% की कमी आई है उसके कारण कोई और भी हो सकता है। क्योंकि कोई, अगर आप मानते हैं कि हिंदू भाजपा के साथ में है तो क्या हिंदू पागल है जो मतदान केंद्र पर नहीं जाएगा और वोट नहीं करेगा? और जब वो देख रहा है कि मुसलमान वोट डाल रहा है, तो इस तरह ये सब बातें अनर्गल बातें हैं। इस फेज में एक और भी चीज जो दोस्तों जिसमें मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं, ये फेज जो है इसमें 102 सीट है, इसमें सिर्फ 40 सीट एनडीए के पास में थी। बाद के उपचुनाव में 2 सीट और बढ़ गई थी तो 42 सीट थी, अर्थात 60 सीट जो अपोजिशन के पास में है, अपोजिशन के पास में थी। अब मान लीजिए कि मतदान कम हुआ है तो उसका प्रभाव किस पर ज्यादा पड़ेगा, पक्ष पे या विपक्ष पे? अगर विपक्ष पे पड़ता है, अगर उसके 4-5-6 सीट भी अगर निकल जाते हैं तो जो एक तो ऐसा ही वो हार रहे हैं, ऊपर से अगर उनके और भी सीट निकल जा रहा है तो उनके लिए तो सुखद स्थिति नहीं हो सकती है। तो उनके लिए जश्न मनाने का कोई कारण नहीं है। लेकिन राजनेता और राजनीतिक दल अलग ही दुनिया में जीते हैं, उनके पास में किसी भी चीज पर जश्न मनाने का कारण निकल आता है। उसके साथ ही जो
ये 40-42 सीट जो है, अब इसमें से आपको मैं बता रहा हूं एक बड़ी मजेदार आंकड़ा। इस देश में जो कल मतदान हुआ है, जो फर्स्ट फेज का मतदान हुआ, पहले चरण का मतदान हुआ, उसमें सबसे कम वोट पड़ा है छिंदवाड़ा में। पूरे मध्य प्रदेश में इकलौता सीट कांग्रेस के पास में छिंदवाड़ा अब तक है। लेकिन जो प्रारंभिक आंकड़े वहां से जो लोग जानकार हैं वो बता रहे हैं कि छिंदवाड़ा में ही जब कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ के पक्ष में मतदान में इतनी कमी आई है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए, और जो लोग वहां के कह रहे हैं, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इस बार नकुलनाथ निश्चित हार रहा है, और उस जगह पे सबसे कम वोट पड़ा है, जिस जगह पे सबसे कम मतदान हुआ वहां पे कांग्रेस मध्य प्रदेश में इकलौता सीट जो उसके पास में वो हार रही है। तो आप इसी का अगर एक्सट्रापोलेशन करें और पूरे देश में अगर उसी आंकड़े को देख के साथ अगर आप उसका विश्लेषण करें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि फर्स्ट फेज में हुआ क्या है और प्रधानमंत्री इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है। तो दोस्तों, जिस तरह से अगले फेज, अब दूसरे फेज का मतदान होगा 26 तारीख को, तो उस दिन जब कुछ होगा तो उसका ही फिर से विश्लेषण किया जाएगा। इस बीच में तो मैं आपके सामने आते ही रहूंगा। तो आज के लिए आज्ञा दीजिए, वीडियो का आनंद लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।